हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IRB NTPC में पॉलिटी। लेकिन पॉलिटी में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जो है आपका आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जो भी आपके NTPC में क्वेश्चन पूछे गए उसमें सारा क्वेश्चन जो है इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। साथ साथ इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनके माध्यम से आप आने वाले एग्जाम का तैयारी जो है वो बखूबी कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी और वीडियो को वॉच करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसी ओर। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पॉलिटी आर्टिकल के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार का कार्यकारी मुख्यमंत्री जो है वो कौन होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग कार्यकारी मुख्यमंत्री की बात करते हैं ना, तो इसमें आप याद रखिए कि ये हमारा गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हेड ऑफ द गवर्नर की, तो सबसे हेड ऑफ द गवर्नर जो होता है ना, वो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है यानी मुख्यमंत्री होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है, तो वो है हमारा गवर्नर राज्यपाल होता है ना। कौन होता है, गवर्नर राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिए, अनुच्छेद 153 में जो है ना वो आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 154 में जो है वो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ के बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है इसके बारे में बात करी गई है, क्योंकि आपका राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। वहीं अनुच्छेद 156 में जो है ना आपका राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बात करी गई है, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं के बारे में बात करी गई है, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ यानी ओथ के बारे में जो है वो बात करी गई है, और लास्ट अनुच्छेद 160 में जो है वो राज्यपाल के कार्य के बारे में बात करी गई है। यानी आपका अनुच्छेद 153 से लेके 160 तक जो है ना ये सारा जो है वो आपका राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेद है, और ये सारे अनुच्छेद से आपके राज्यपाल के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो वो आपका इसी अनुच्छेद यानी इसी आर्टिकल से होगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो है आपका ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया, तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का उल्लेख जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में जो है वो किया गया है। वहीं इसके अलावा आप याद रखिएगा एक है आपका अनुच्छेद 123। अगर अनुच्छेद 123 की बात करते हैं ना, तो इसमें आपका राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को जो है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है आपका अनुच्छेद 123 में किया गया है। इसे याद रखिएगा, ये आपका रिलेवेंट टॉपिक हो सकता है आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो आपका संघीय कार्यकारिणी से संबंधित है। तो अगर हम लोग संघ कार्यकारिणी से बात करते हैं तो इसका संबंध जो है ना वो आपका आर्टिकल 52 से 78 तक में जो है इसके बारे में बात करी गई है ना। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में जो है ना वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करी गई है। वहीं 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बात करी गई है, और आपका 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करी गई है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका के बारे में बात किया गया, यानी किस तरह से उनका चुनाव जो है वो किया जाता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। वहीं 56 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करी गई है। 57 में आपका पुनः चुनाव के लिए पात्रता यानी री इलेक्शन के बाद जो है इसमें करी गई है, और अनुच्छेद 58 में जो है वो आपका राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं के बारे में बात करी गई है। वहीं 59 में जो है आपका राष्ट्रपति के पद के शर्तों के बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 60 में जो है ना वो आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेने यानी ओथ लेने के बारे में जो है वो बात करी गई है। 61 में आपका क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करी गई है, और 62 में जो है वो चुनाव कराने का समय के बारे में जो है वो बात करी गई है, यानी कब एक निश्चित समय में जो चुनाव होता है वो कब कब होगा इसके बारे में जो है वो बात करी गई है। इससे पहले जितने भी हम लोग आर्टिकल पढ़े थे वो आपका राज्यपाल से था, ये आपका राष्ट्रपति से है।
तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इससे 100 में 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन को आप स्टडी कीजिएगा। सारे का क्वेश्चन का लिंक जो है ना वो आपका टेलीग्राम चैनल पर PDF के फॉर्म में अपलोड हो रहा है, वहाँ पर आके आप सारे PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन who has the power to declare a financial emergency in India, यानी संविधान के अनुसार भारत के वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसे घोषित करने की शक्ति जो है ना वो आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा ना। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ आर्टिकल को ध्यान से देखते हैं ना, इसमें बेसिकली लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आर्टिकल 352 के अंदर ना नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल की बात करी गई है, और आर्टिकल 360 के अंदर जो है ना वो आपका फिनेंशियल इमरजेंसी की बात जो है वो करी गई है। यानी फिनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका अनुच्छेद जो है ना वो 360 है, याद रखिएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो जी हाँ, अगर भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं ना तो इसमें याद रखिएगा कि इसकी नियुक्ति जो है ना वो आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो करी जाती है। तो इसमें आप एक आर्टिकल याद रख सकते हैं जो है आपका आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में जो है ना आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात जो है वो करी गई है। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है ना वो इन्हें ही कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है, तो वो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। साथ ही साथ इसे भारत के केंद्र सरकार का वकील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनका दो अलग अलग नाम जो मैं आपको बताई हूँ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ लिख करके, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। मैं अभी अगर क्लास को वॉच कर रहे हैं तो इसे आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स द प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है वो भारत की संचित निधि के संबंध में है। तो जी हाँ, अगर भारत की संचित निधि के संबंध में बात करते हैं ना तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 266 में जो है इसकी बात करी गई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख जो है वो करता है। तो जी हाँ, इसमें आपका ग्राम पंचायतों का विशिष्ट उल्लेख जो है ना वो आपका अनुच्छेद 40 में जो है वो किया गया है, यानी आर्टिकल 40 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता की बात करी गई है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात करी गई है। तो इसे आप याद रखिएगा, हम लोग नेक्स्ट में आर्टिकल 12 को स्टडी करने वाले हैं। देखिए हम लोग इसमें कुछ बातों को जानते हैं, तो आप इसमें याद रखिएगा कि आर्टिकल 38 में जो है ना वो आपका वेलफेयर ऑफ पीपुल यानी प्रजा का कल्याण के बारे में बात करी गई है। और आपका 39A में जो है वो आपका इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड यानी समान न्याय और कानून सहायता की बात करी गई है। और आर्टिकल 40 में जो है आपका विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत के बारे में बात करी गई है। 43B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समिति के बारे में बात की गई है। और 44 में जो है वो आपका UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है। और आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करी गई है। और 48 में जो है वो आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के बारे में बात करी गई है। और आपका आर्टिकल 48A में जो है ना आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करी गई है। 49 में जो है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट यानी स्मारकों का संरक्षण के बारे में बात करी गई है। और 51 आर्टिकल जो है ना वो आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करती है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 51A आर्टिकल जो है ना वो किसके बारे में बात करती है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। और आई श्योर कि हम लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम लोग उस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 51 आर्टिकल जो है वो क्या डिफाइन करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, यानी कौन सा अनुच्छेद जो है वो आपका उच्च न्यायालय की रिट्स जारी करने की शक्ति से संबंधित है। देखिए इस आर्टिकल को हम लोग पहले भी किसी क्लास में पढ़े हैं, पॉलिटी के किसी क्लास में हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो जी हाँ, वो आपका कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 जो है वो आपका रीट जारी करने के अधिकार के बारे में जो है वो बात करती है। देखिए रीट जारी करने का अधिकार जो है ना वो आपका दो लोगों के पास होता है, इसे हम लोग डिक्लेयर किए थे पिछले क्लास में। आपका पहला होता है सुप्रीम कोर्ट। तब इसमें याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को रिट जारी करने का अधिकार जो है वो दिया गया है, यानी कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे ही रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो कि आपका आर्टिकल 226 में डिफाइन किया गया है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अलावा अदर केसेस में भी रिट जारी कर सकती है। तो याद रखिए कि रिट जारी करने का अधिकार दो लोगों के पास होता है, पहला आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है आर्टिकल 32 के अनुसार कि सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स पे जो है वो रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 कहता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट्स और अदर केसेस में भी रिट जारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केस इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो होती है, किस लेख से संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ज्वाइंट सिटिंग की बात करते हैं तो इससे पहले की क्लास में हम लोग ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि ज्वाइंट सिटिंग को जो है ना वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाया जाता है ना, और आपका ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष जो है वो आपके लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं, और वही आपके ज्वाइंट सिटिंग के अध्यक्ष भी जो है ना वो होते हैं, और इसका डिफाइन जो है वो आपका आर्टिकल 108 के अंदर जो है वो करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन जो है वो करता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 74 की, तो आर्टिकल 74 में जो है ना वो आपका एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड जो होगा ना वो आपका पीएम होगा, याद रखिएगा ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 75 की, हालांकि आपका ये आंसर गलत होगा ना, इसमें आपका आर्टिकल 75 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या है कि आर्टिकल 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो है आपका क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन की बारे में जो है वो आपका वर्णन किया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 जो है ना वो आपका मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन जो है वो करता है, साथ ही साथ इसमें आपका क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करी गई है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 जो है वो आपका क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन, इन तीनों के बारे में जो है वो आपका वर्णन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में जो है ना वो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना आर्टिकल 61 की, तो इसमें आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 61 में जो है ना वो आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की बात जो है वो करी गई है ना, किसमें, आर्टिकल 61 में। वहीं आर्टिकल 72 की बात करते हैं तो इसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आर्टिकल 72 में जो है ना वो क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर की बात जो है वो करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ ऑफ गवर्नर, यानी भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। तो अगर राज्यपाल के शपथ से संबंधित बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 जो है ना वो आपका राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। आप इसमें याद रखिए कि गवर्नर यानी राज्यपाल को जो है ना वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इसे हम लोग पहले भी देखे हैं। और गवर्नर को शपथ यानी ओथ जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का होता है, याद रखिएगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो वो व्यक्ति आपका है जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो आपको इन्हें शपथ दिलाने का काम जो है वो करता है, किसे, राज्यपाल को, गवर्नर को ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच आर्टिकल्स in which suggests the official language of the union shall be Hindi in
देवनागरी स्क्रिप्ट यानी किस अनुच्छेद में यह परिकल्पना की गई है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में होगी। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो आपका है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 में जो है ना वो इसकी बात करी गई है, याद रखिएगा, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन स्टेबलाइज, यानी चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करते हैं तो यह आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ना तो आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 356 जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल की बात करती है, इसे हम लोग पहले भी देखे हैं। वहीं आर्टिकल 280 भी देख हम लोग नहीं जाने हैं, तो 280 जो है ना वो आपका फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग की बात करती है। तो इसे आप इस टॉपिक में जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 280 किसके बारे में बात करती है, ये आपका टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिलेवेंट हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। तो जी हाँ, अगर हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं ना तो ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में पूछी थी कि आर्टिकल 51 में क्या है, आर्टिकल 51 में क्या है और आर्टिकल 51 जो है वो क्या बताता है। तो जी हाँ, आर्टिकल 51 जो है ना वो आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करती है, याद रखिएगा, यानी 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल से टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था जिसे आज हम लोग कवर अप किए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्रीवियस जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं ना सभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। यकीन मानिए पॉलिटी का जितना हम लोग डिटेल्स में वीडियो को स्टडी कर रहे हैं ना ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने पॉलिटी की वीडियो को नहीं स्टडी किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे प्लेलिस्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पॉलिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।